फिजिकल केमिस्ट्री। इससे पहले कि मैं अगला अपना चैप्टर स्टार्ट करूं, मुझे प्लीज बताइए, आप पेज के हेडर पे जाएंगे और पेज के हेडर पर आप मुझे फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखवाएंगे। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? हर पिछले भी 2 चैप्टर्स पढ़े हैं तो वहां भी लिखा होगा, ये पहले चैप्टर के आगाज में भी लिखा होगा। एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स एंड एक्सप्लेन व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री। जी मरियम। हाँ, ये लिखें जी, डील्स विद द स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। प्लीज पेज के हेडर पे जाइए, वहां फिजिकल केमिस्ट्री लिखिए और वहां लिखिए इट इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्या? ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब इन दोनों में से इधर से लफ्ज फिजिकल एस्पेक्ट उठा लीजिए, इधर से लफ्ज केमिकल रिएक्शन उठा लीजिए। फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। आपने सबसे पहले एनर्जेटिक्स पढ़ा, उसमें आपने केमिकल रिएक्शन का कौन सा फिजिकल एस्पेक्ट पढ़ा है? उस रिएक्शन की एनर्जी पढ़ी है, एनर्जेटिक्स पढ़ा है कि उसका फिजिक्स होता है ना, एनर्जी फिजिक्स होती है तो उसकी एनर्जेटिक्स ऐसी है। फिर आपने दूसरे चैप्टर में क्या पढ़ा है? आपने उस केमिकल रिएक्शन का काइनेटिक्स पढ़ा है। काइनेटिक्स भी फिजिक्स होती है, लाइक स्पीड पढ़ी है, रेट पढ़ा है, वो भी फिजिक्स होती है। अभी हम केमिकल रिएक्शन का क्या पढ़ेंगे, लेकिन उससे लिए पहले मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं किस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। आई थिंक अभी रिएक्शन की एक कैटेगरी है, कौन सी वाली? रिवर्सिबल रिएक्शन वाली। उस रिवर्सिबल रिएक्शन की एक फिजिक्स है, कौन सी? कि समथिंग इज बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। Now, what is balanced at the end of the reaction and what is that end of the reaction known as? होता यह है, is the rate of the forward reaction that balances with the, that equates with the क्या? That equalizes the rate of the backward reaction. And we say, जब ये balance हो जाता है, तो what is established? Something like equilibrium is established. And that equilibrium is known as dynamic equilibrium. Why? Because it's not static equilibrium. It's known as dynamic equilibrium because the reaction is taking place. Forward reaction भी हो रहा है, backward reaction भी हो रहा है, लेकिन दोनों अपनी अपनी ऑप्टिमम स्पीड्स पर हो रहे हैं। दोनों अपने अपने मैक्सिमम स्पीड्स पर हो रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम नहीं कहना चाहिए मुझे, क्योंकि फॉरवर्ड वाले की स्पीड वक्त के साथ साथ कम हो रही होती है, बैकवर्ड वाले की स्पीड वक्त के साथ साथ ज्यादा हो रही होती है। एक वक्त आता है कि दोनों की स्पीड्स सेम हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं हो रहा, रिएक्शन हो रहा होता है, लेकिन रिएक्शन का फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो जाती है। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? सर जी, उससे ये होता है कि जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो जब उतने ही प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो क्या होगा? रिएक्शन पे कोई नेट चेंज नहीं आएगा, रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में कोई खास फर्क नहीं आएगा, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन में भी फर्क, मतलब जितने बंदे आगे जा रहे हो उतने बंदे अगर वापस आ रहे हो तो हम कहेंगे जितने रिएक्टेंट्स पहले मौजूद थे अभी भी उतने ही है, जितने प्रोडक्ट्स पहले मौजूद थे अभी भी उतने ही है। तो एक सिचुएशन होती है जब हम क्या कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या हो गई है? सर जी, वो कांस्टेंट हो गई है। और जब उनकी कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं, हम कहते हैं मजीद चेंज नहीं हो रही हैं। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशंस एक पर्टिकुलर रेशो में जाके कांस्टेंट होती हैं, और उस पर्टिकुलर रेशो को हम क्या कहते हैं? दैट रेशो इन विच दैट रेशो इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब उसकी अगर रेशो निकाल दी जाए, ये कोई लॉ भी है, इक्विलिब्रियम लॉ है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको कहते हैं। फॉर्मूला उसका समथिंग लाइक प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन का कोई रेशो सा डेवलप होता है। बहरहाल, अच्छा क्या करना मैंने इसके साथ? अच्छा, ये तो बहुत पुरानी है, खैर जो भी है। क्या बात हो रही भैया? हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि मैं किस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा हूं। प्लीज इस केमिकल रिएक्शन को अंडरलाइन करके लिखें। क्या आई एम टॉकिंग अबाउट? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शंस, तो आई होप यू नो व्हाट इज मेंट बाय रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस में देयर इज दिस, मैं उसके नीचे भी कुछ लिखूंगा, यहां लिखता हूं रिवर्सिबल के नीचे क्या लिख दिया जी मैंने?
there will be some reactants which will be converting into products, and there will be some products they'll be converting back into the reactants. And you know what will happen? इन reactions के दौरान होता क्या है सर? इट्स द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो जब वो इक्वल हो जाते हैं तो हम उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? हम उसके लिए लफ्ज डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्तेमाल करते हैं। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम, लफ्ज डायनामिक भी किस सब्जेक्ट का है? ये लफ्ज भी फिजिक्स में से निकला है। इक्विलिब्रियम का लफ्ज भी किसका है? ये भी फिजिक्स का है। तो फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस रिएक्शन क्या है? इट इज दैट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो कुछ रिएक्शंस के हमें क्या फिजिकल एस्पेक्ट्स डेवलप करने हैं? समथिंग अबाउट डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो इस डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कुछ मूविंग भी है, कुछ हो भी रहा है और कुछ बैलेंस भी है। हो क्या रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होगा और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा होगा। उनका क्या? उनका रेट बेसिकली क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा विद क्या? विद द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और ऐसा क्यों होता है ये आपको मालूम है कि इनिशियली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज मैक्सिमम। तो इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम, और जब वो कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट्स में तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाती है और बैकवर्ड वाले रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती जाती है। क्योंकि बैकवर्ड के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं दे बिहेव एज रिएक्टेंट्स, तो उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उनका रिएक्शन तेज होना स्टार्ट हो जाता है। एक वक्त आता है कि समथिंग बैलेंस हो जाता है, फॉरवर्ड वाले की स्पीड कम होती जाती है, बैकवर्ड वाले की स्पीड ज्यादा हो जाती है, तो तराजू जो है वो उनका बैलेंस हो जाता है। फॉरवर्ड वाले की स्पीड और बैकवर्ड वाले की स्पीड जो है आपस में जब बराबर हो जाती है, उस सिचुएशन को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और उस सिचुएशन के वक्त क्या होता है? उस सिचुएशन के वक्त आई होप यू नो सर जी, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या चीज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है? एक्चुअली यू नो concentration of the reactants and concentration of the products, what do? They become they'll not become equal to each other. Equal उनकी स्पीड्स होंगी। इक्वल उनका क्या होता है? इक्वल स्पीड्स होती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल नहीं होती, वो क्या हो जाती हैं? वो कांस्टेंट हो जाती हैं। हाँ, उनकी कांस्टेंट होने की एक पर्टिकुलर रेशो भी होती है। आई बिलीव जो मैं अगला नोट लिखूंगा यहां पर वो क्या है? वो ये है, the concentration of products and the concentration of reactants क्या हो जाते हैं? become what? become equal लिखूं या become constant लिखूं? become constant लिखूंगा। the concentration of products and the concentration of reactants become constant, और जब वो constant हो जाते हैं तो there is, एक तो कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो गई हैं और एक और चीज भी कांस्टेंट हो जाती है। क्या? द रेशो ऑफ क्या? द रेशो ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज्ड टू अप्रोप्रिएट पावर्स, वो भी क्या हो जाता है? वो भी कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। सो एक तो ये कांस्टेंट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड द कॉन्सेंट्रेशन बिकम कांस्टेंट। ये पहली बात हो गई। फिर दूसरी बात क्या है? the what? the ratio of क्या? of the concentration of products to the concentration of reactants। यहां पे अगर मैं पावर m लिख दूं, the ratio of the concentration products की पावर क्या लिखूं? m, और यहां क्या लिखूं? n, और यहां ये m और n क्या होगा? इट्स नॉट वो मैकेनिज्म से नहीं आएगा, ये ऑर्डर वाला एम और एन नहीं है। ये कौन सा एम और एन है सर? ये इक्वेशन का अपना एम और एन है। इक्वेशन के अंदर जो बैलेंस करने के बाद जो मोल्स या कोएफिशिएंट्स होते हैं, ये वो वाले एम और एन है। सो द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू सम पावर्स टू द कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स रेज टू पावर n आर व्हाट? द नंबर ऑफ मोल्स
और द कोफिशिएंट्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यहां तक अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो यू नो हम आपको क्या समझा रहे हैं क्या नहीं समझा रहे हैं। मैं बड़ी क्विक रिवीजन चाहता हूं, जितना मैंने एएस में पढ़ाया है उस सब की मैंने आपको आज वो नोट्स वगैरह भिजवा दिए हैं। देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन द टू, दैट इज दे विल फॉर्म अ सॉल्ट। ठीक है, तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे। तो आप नीचे हीट कर रहे हैं, हीट करके तोड़ भी रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर से ढक्कन बंद करके वापस भी नीचे मरवाते हैं, तो क्या होता है, वो नीचे वाला मतलब फॉरवर्ड भी हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन कब होते हैं? जब इनका सिस्टम क्लोज्ड होता है, जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। अगर आप कहेंगे मैंने ऊपर से ढक्कन खोल दिया है और कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई है, तो जब उड़ गई है तो फिर निकल गई है, फिर बैकवर्ड रिएक्शन का सेंस डेवलप नहीं होगा। बैकवर्ड रिएक्शन को डेवलप करने के लिए वो कहता है क्लोज्ड सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, खैर एक लफ्ज था, एएस में वर्ड पढ़ा होगा आपने। तो मैंने यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन का जिक्र भी कर दिया है, मैंने क्लोज्ड सिस्टम का जिक्र भी कर दिया है, मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन का जिक्र भी कर दिया है, मैंने बैकवर्ड रिएक्शन का जिक्र भी कर दिया है, मैंने उनकी कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती हैं उसका जिक्र भी कर दिया है, और उनकी कॉन्सेंट्रेशंस की रेस टू अप्रोप्रिएट पावर्स वो भी कांस्टेंट हो जाती है, उसका जिक्र भी कर दिया है, और उस कांस्टेंट का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख दिया है। इसमें किसी को मसला है? और ये जो कहानी मैंने लिखी है, इस कहानी को कहते क्या है, ये स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? जैसे आपने वो पिछले चैप्टर में कॉन्सेप्ट है रेट लॉ, क्या पढ़े, जिससे अल्टीमेटली रेट इक्वेशन निकलती थी कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू अप्रोप्रिएट पावर्स। वो रेट लॉ है ना, जिससे आप रेट इक्वेशन पूरी बनाते हैं। तो बेटा इस पूरी इक्वेशन को क्या कहूं मैं? दे कॉल इट इक्विलिब्रियम लॉ। क्या कहते हैं उसको? ये जो पूरा आपने ये स्टेटमेंट लिखा है, आई थिंक जितनी भी ऊपर वाली कहानी है, ऑल दिस ऊपर वाली कहानी इज इक्विलिब्रियम लॉ। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? सो अब पेज के हेडर से नीचे भी उतर आए भाई, ठीक है, नीचे चले जाएं, मेन नोट्स में चले जाएं। सो यू नो व्हाट, हमने ना अभी क्या करना है भैया, मैं ये एएस में से बात को निकाल रहा था। एएस में से मैंने आपको क्या कांस्टेंट पढ़ाया है? केसी वाला कांस्टेंट पढ़ाया है। वैसे एएस में एक और कांस्टेंट भी होता था, केपी। वो कब होता था? अगर आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या हो, वो गैसियस हो, तो इट्स नॉट जस्ट के उनकी कॉन्सेंट्रेशंस की रेशो, बट उनके पार्शियल प्रेशर्स की रेशो भी डेवलप की जा सकती थी। और उनकी जब पार्शियल प्रेशर्स की रेशो डेवलप की जा सकती थी, तो हम वहां पे सिंबल के सी लिखा करते थे, सॉरी केपी लिखा करते थे। एक काम करता हूं, मैं केपी का भी थोड़ा जिक्र कर दूं, ठीक है। केपी में क्या कहानी होगी, लिखें, इफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर गैसियस, if the reactants and the products are क्या जनाब साहब, are gaseous, then the equilibrium law can be established with the partial pressures of the substances. Then the equilibrium law can be established with partial pressures. If the what? क्या लिखा जी? If the reactants and the products are gaseous, then what? Then the क्या लिखा जी? Then the equilibrium law can be established with the concept of partial pressures. With the concept of partial pressures. With the concept of partial pressures. I dot E लगा के लिखें, I dot E लगा के लिखें। क्या लिखवाना चाह रहा हूं? अगर आप कहते हैं सर जी there is some reaction like this, there is R that goes into P, R भी gaseous है, P भी अगर gaseous है, इसके मोल्स स्मॉल r जितने हैं, इसके मोल्स स्मॉल p जितने हैं, तो क्या होगा? अगर मैंने रिएक्शन ऐसे लिखा R goes to P, R के स्मॉल r मोल्स, P के स्मॉल p मोल्स, दिस इज इन गैस, दैट इज इन आल्सो गैस, तो क्या होगा? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल प्रेशर कैसे डेवलप होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है अभी,
मैं सीधा सीधा उस कांस्टेंट को केपी कहता हूं। पार्शियल प्रेशर का भी पी स्मॉल होता है। पार्शियल प्रेशर देखें जरा कैसे लिखूंगा मैं, ऑफ व्हाट, ऑफ दिस पी, वो पी नीचे सबस्क्रिप्ट में लिखूंगा, रेज टू पावर क्या, स्मॉल पी। ये मैंने क्या लिखा, मैं यहां लिख देता हूं। पार्शियल प्रेशर का सिंबल ये है, ऑफ क्या, ऑफ पी रेज टू द पावर पी। ये सिंबल, ये वाला पी किसका है, ऑफ क्या, ये पी क्या है, प्रोडक्ट्स, ये पी क्या है, प्रोडक्ट्स के मोल्स, ओवर क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स, इसकी पावर आर, यहां पर आर दिस इज फॉर रिएक्टेंट्स, एंड दिस रेशियो इज नोन एज क्या, दिस रेशियो इज नोन एज केपी, दिस रेशियो इज नोन एज क्या, केपी। So you know partial pressure of products की पावर P ओवर partial pressure of reactants की पावर R। इस रेशो को हम क्या बोलते हैं, इस रेशो को हम Kp बोलते हैं। अब आप कॉन्सेंट्रेशंस निकालते कैसे हैं और आप पार्शियल प्रेशर्स निकालते कैसे हैं, ये तो मुझे नहीं पता। ये आपको इसके लिए आपको या तो मेरी AS की क्लास दोबारा लेनी पड़ेगी, या जो मैंने आपको नोट्स फॉरवर्ड किए हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा। बल्कि मैं समझता हूं सिर्फ रिवाइज नहीं करना जी, लिखना पड़ेगा। एंड यू हैव अ होमवर्क, व्हाट इज दैट होमवर्क, आप इस कॉपी पे जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, आप उन सारे नोट्स को, हाँ एक काम कर लीजिए, मैंने 2 नोट्स भेजे हैं, एक में सारे डिटेल्ड नोट्स हैं, उनकी समरी तो मैंने सुना दी है भैया, आपको यही लिखा होगा उसके अंदर। हाँ वहां आपको 5-6 सफ़े लगेंगे। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ मैंने ये रिवर्सिबल क्या होता है, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, रेट्स बैलेंस क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट क्या होती हैं, रेशियोज कांस्टेंट कैसे होती है, ये तो मैंने कर लिए। लेकिन इसके बाद के जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या करिए जनाब साहब, वो आप लोग यहाँ पे इस कॉपी के ऊपर लाजमी दोबारा सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ एएस, हेडिंग दीजिए, सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑफ एएस। जी सर, क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं सिंबल के तौर पर, ऐसे क्यों नहीं लिखते? सिंबल है सर उसका, कॉन्सेंट्रेशंस का सिंबल है स्क्वायर ब्रैकेट्स, नहीं है सिंबल उधर। सर मेरा नाम सर ज़हीर है, आपका नाम सर आसिम है, कोई रीजन है? मेरा अपना नाम है, आपका अपना नाम है, तो नाम की तो कोई रीजन नहीं, सिंबल्स की कोई रीजन नहीं होती है। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द ब्रैकेट्स बना के, दीज ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन का सिंबल। वहां पार्शियल प्रेशर का सिंबल इज नॉट बाय ब्रैकेट्स, इट्स पी फॉर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो इधर लिखने का अलग अंदाज है, उधर लिखने का अलग अंदाज है। तो यहां मैंने मतलब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन पावर m, वहां प्रोडक्ट्स सबस्क्रिप्ट में लिखा, प्रोडक्ट्स का पार्शियल प्रेशर की पावर p, रिएक्टेंट्स का पार्शियल प्रेशर की पावर r। तो लिखने का अपना अपना अंदाज है सर। सो बहरहाल क्या किया जनाब साहब, मैंने आपको आपका ये सिलेबस रिवाइज कर दिया है, इसका एएस वाला वर्जन। वैसे एएस वाले वर्जन में एक और चीज भी होती थी, वो क्या कहते हैं, वो ली चैटफील्ड्स प्रिंसिपल, समथिंग लाइक दैट, कि अगर आपने क्या किया पता नहीं, प्रेशर को कम ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फिर आपने क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कम ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फिर आपने टेम्परेचर को कम ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फिर आपने कैटलिस्ट को इन्वॉल्व कर दिया तो रिएक्शन कहीं नहीं जाएगा, वो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, बस इक्विलिब्रियम जल्दी इस्टेब्लिश हो जाएगा। आई थिंक आप उन न्यूमेरिकल्स के बाद क्या लिखेंगे, उन न्यूमेरिकल्स के बाद आपने जो इफेक्ट ऑफ क्या बोलते हैं, एक और काम करें जी, एक और सवाल लिखिए, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल फैक्टर्स ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ, बताएं, व्हाट इज मीन बाय इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एनीवन जी? कोई भी फैक्टर डालने के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन है, Kc की एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को क्या होगा, कैन यू प्लीज टेल मी, कांस्टेंट्स किस पे डिपेंड करते हैं, Kc और Kp इज ओनली वन, ये सिर्फ एक चीज पे, दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट ओनली। ठीक है, तो एक काम करिए, साइड पे एक नोट लिखिए, जहां पे आपने ये Kc लिखा है यहां चले जाइए, या Kc या Kp के सामने क्या लिखे जनाब साहब, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is temperature dependent only,
is temperature dependent only. The equilibrium constant is temperature dependent only. दोनों जो भी दुनिया में जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, बल्कि the equilibrium constants are temperature dependent only. The equilibrium constants are temperature dependent only. So you know what? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में Kc भी है और अभी तक Kp भी है, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? टेम्परेचर पर। क्या डिपेंडेंसी है टेम्परेचर के साथ इनकी? टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो Kc या Kp की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्या होगी? कहां पढ़े? कहां पढ़े? मैंने पढ़ा है, मेरा नाम ना लेना बीच में, ठीक? उधर कोई ना, तो उधर कोई Kc नहीं है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की कर्व में कहाँ है Kc? उधर तो Kc का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो टेम्परेचर को ज्यादा करो तो पीक पता नहीं, नीचे तो पीक थोड़ी सी, आगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन वेरी करती है। Kc वहां किधर से आ गया है? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ाया आपको, मैंने सिर्फ इतना पढ़ाया कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करने के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली डिपेंडेंसी है या इनवर्सली वाली डिपेंडेंसी है, मैंने तो डिस्कस ही नहीं किया। हाँ, मैंने इसको ऐसे डिस्कस किया था कि आप ये कहें कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो Kc को कुछ ऐसा होगा कि वो एंडो वाली साइड फेवर हो जाएगी। हमने ये पढ़ा ही नहीं कि Kc को ज्यादा होगा कि Kc को कम होगा। कुछ रिएक्शंस में Kc ज्यादा होता है, कुछ रिएक्शन में Kc, बजाय इसके कि Kc को कम या ज्यादा करें, आई थिंक सबसे आसान काम क्या होता है, ये समझा देना कि टेम्परेचर को बढ़ाने से कौन सी वाली साइड फेवर होती है। इस दी एंडोथर्मिक वाली साइड, अब फॉरवर्ड पे है या बैकवर्ड पे है, वो वाली साइड फेवर हो जाएगी। एंड दिस इज द ओनली सिचुएशन कि जब क्या हुआ, इट्स नॉट जस्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट चेंजेस। जब आप टेम्परेचर को कम या ज्यादा करते हैं तो याद रखिए, इट्स नॉट जस्ट द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंजेस। हमने पढ़ा है कि पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चेंज होती है, लेकिन असल में क्या चेंज होता है? असल में Kc चेंज होता है। और उसके Kc के चेंज होने से क्या होता है? Kc के चेंज होने से एक्चुअल में वो एंडो वाला फेवर हो जाता है। Kc ऐसे चेंज होता है कि कौन फेवर हो जाए? एंडो फेवर हो जाए। तो हमने ये नहीं पढ़ा कभी कि Kc कैसे चेंज होता है। हमने क्या पढ़ा है? सारी जो भी होता है क्या फेवर होता है? एंडो वाली साइड फेवर होती है। एंडो वाली साइड फॉरवर्ड पर तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, एंडो वाली साइड पीछे है तो पीछे वाला डायरेक्शन हो जाएगा। बस वी नो दिस मच ओनली कि इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर्स द एंडोथर्मिक साइड। बट इन दिस शुरू के मतलब इफेक्ट और उसके रिजल्ट में दरमियान की बात हमने खाई हुई है। व्हाट इज द कॉज? क्या है? इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर। इससे फर्क क्या हो रहा है? रिएक्शन गोज टू एंडोथर्मिक साइड। इधर दरमियान का स्क्रिप्ट हमने खाया हुआ है। कौन सा दरमियान का स्क्रिप्ट? कि इट्स एक्चुअली द Kc दैट विल चेंज। उसके चेंज होने से कुछ होगा। क्या होगा? हमने कहा सर जी जो भी है इसको निकालें बीच में से किसी तरह। क्या समझा दें कि इंक्रीज और डिक्रीज इन टेम्परेचर से एंडो वाली साइड या एक्सो वाली साइड फेवर हो। फिर हमने कहा ओके, फिर एक काम करते हैं, बाकियों ने तो Kc को चेंज भी नहीं करना। किन्होंने? प्रेशर ने, कॉन्सेंट्रेशन ने और सरफेस एरिया ने या कैटलिस्ट ने। लेकिन हमने उनका इफेक्ट पढ़ा हुआ है किसके मुताबिक? उनका इफेक्ट हमने ली चैटफील्ड प्रिंसिपल के हिसाब से पढ़ा है कि वो भाई क्या क्या के गए थे पता नहीं। अगर आप सिस्टम को स्ट्रेस देंगे तो वो क्या करेगा? वो सिस्टम क्या करेगा? कोई ऐसा काउंटरएक्ट करेगा अपने अंदर कि उस स्ट्रेस को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। या जो आप फैक्टर उसके अंदर चेंज करेंगे, सिस्टम अपने आप को भी चेंज कर देगा ताकि आपके चेंज्ड फैक्टर को, उसके इफेक्ट को क्या किया जा सके? मिनिमाइज किया जा सके। उसके प्रॉपर वर्ड्स क्या हैं? कहता है जी, स्टेट्स दैट इफ अ चेंज इज मेड टू अ सिस्टम दैट इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, सो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल मूव वेयर टू मिनिमाइज दिस चेंज। ठीक है, अब इसको बुनियाद बनाकर हम कहते हैं कि प्रेशर बढ़ाओ तो किधर जाता है रिएक्शन। हमने कोई लेस मोल्स वाली कहानी निकाली हुई है। बेसिकली इसके बीच का भी स्क्रिप्ट खाया हुआ है हमने कि प्रेशर नहीं, इसको Kp से नहीं रिलेट करेंगे, इसको रिलेट करते हैं। अगर प्रेशर बढ़ा दोगे तो बेसिकली उसका इफेक्ट क्या होता है? वॉल्यूम का कम हो जाना। वॉल्यूम के कम होने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर देना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के कम करने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स कम कर देना। तो बेसिकली वो बॉयल्स लॉ यहाँ कहीं अप्लाई हो रहा है कि अगर आपने प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए? वॉल्यूम कम कैसे होगा? वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम कर दें। अब वो कैसे कम होंगे? मोल्स कम कर दें। मोल्स कैसे कम होंगे? सब रिएक्शन की कोई ना कोई ऐसी साइड होगी
अगर एक तरफ 4 मोल्स है तो दूसरी तरफ 2 मोल्स होंगे, रिएक्शन उस तरफ चला जाएगा। किस तरफ? जहां पर मोल्स कम है। जहां मोल्स कम होंगे वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, उनका वॉल्यूम भी क्या होगा, तो प्रेशर का इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो मिनिमाइज हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपने किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ानी है तो क्या होगा, सर जी अगर आपने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो क्या होगा, अब इसको मिनिमाइज कैसे करें, आसान सी बात है, रिएक्टेंट्स को कहते हैं भाई प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाओ। जब वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सर जी वो कम हो जाएंगे, दोबारा बैलेंस डेवलप हो जाएगा। तो हमने इस तरह से कहीं ना कहीं कोई ली चैटविल्स प्रिंसिपल का जो है वो पढ़ा हुआ है, कहाँ ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, एएस में भी पढ़ा हुआ है। मैं A2 में पूरे का पूरा टॉपिक नहीं बनाना चाहता, मैं जैसे क्विक रिव्यू कराना चाहता था, रिव्यू शुरू मैंने करा दिया भाईजान। आप में से किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन, प्रेशर के बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ाने से क्या होता है। हाँ, कैटलिस्ट वाली एक बात रह गई है, उसको कम ज्यादा उसकी मौजूदगी से क्या होता है, उसने कभी भी पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं किया। उसने किसको चेंज करना होता है, वो बेसिकली जो भी नया मैकेनिज्म डेवलप करता है उसमें ना वक्त कम लगता है। वो बेसिकली उसका मैकेनिज्म नया ऐसा होगा कि फॉरवर्ड वाले रिएक्शन को भी स्पीड मिलेगी और बैकवर्ड वाले को भी स्पीड मिलेगी। या यूं समझिए कि कैटलिस्ट की इन्वॉल्वमेंट इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने में मदद देती है। वो फॉरवर्ड बैकवर्ड को फेवर नहीं करती, उसका सिर्फ क्या काम होता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी इस्टेब्लिश किया जाए। क्या किया जाए, इक्विलिब्रियम को, कुछ इक्विलिब्रियम्स होते हैं बहुत 15-20 दिनों बाद जाके इस्टेब्लिश होते हैं, लेकिन कैटलिस्ट क्या करेगा, उस इक्विलिब्रियम को क्या पता 15 मिनटों के अंदर इस्टेब्लिश करवा दे। हमारे लिए ये भी एक बड़ा कंसर्निंग मैटर होगा कि हमें कुछ रिएक्शंस का इक्विलिब्रियम एज सून एज पॉसिबल चाहिए होगा। तो कैटलिस्ट ने रिएक्शन को फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं करना, कैटलिस्ट ने राइट साइड को फेवर या लेफ्ट साइड को फेवर नहीं करना, कैटलिस्ट ने दोनों को फेवर करना है। कैसे, ऐसे कि क्या हो जाए, ऐसे फेवर करना है कि इक्विलिब्रियम जरा जल्दी इस्टेब्लिश हो जाए। आई थिंक ये आपका कोई एएस की एक रिवीजन मैंने करवा दी है। बाकी आपने 2 चीजें खुद नोट करनी है जो मेरे आगे आने वाले चैप्टर में जरूरी हैं। कौन सी 2 चीजें, एक केसी और केपी के न्यूमेरिकल्स प्लीज सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरे आगे आने वाले चैप्टर में जरूरी होंगे। और एक आपने ये जो मैंने अभी फैक्टर्स रिवाइज कराए हैं, मैं इनको लिखवा कर अपना टाइम नहीं लगाना चाहता था, लिखवाओ तो 4 दिन लगते हैं, लिखे हुए हैं आप जैसे उनको दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। आपने नोट लाजमी करने हैं क्योंकि इनको मैं इस्तेमाल करूंगा आगे। किस किस को इस्तेमाल करूंगा, न्यूमेरिकल्स जैसे इधर सॉल्व होते हैं अगले लेक्चर में भी वैसे ही सॉल्व होंगे, और जो फैक्टर्स का यहाँ इन्वॉल्वमेंट है अगले लेक्चर में भी वैसे ही इन्वॉल्वमेंट होगा। लेकिन अगले चैप्टर में पढ़ना क्या है, हमने क्या पढ़ना है, हमने ना बेटा जी आपने पढ़ा है के सी और के पी, हमने पढ़ना है के ए, के बी, के डब्ल्यू, के सी पढ़ा हुआ है, ए हो गया, बी हो गया, डब्ल्यू हो गया, के एस पी, फिर के पी सी, फिर के एस टी ए बी। इस तरह के कोई हमारे पास आगे 5 डिफरेंट न्यू कॉन्स्टेंट्स हैं। उन 5 कॉन्स्टेंट्स की क्या सिचुएशंस हैं उनको हमने डिस्कस करना है जी। दैट्स इट, आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़।